प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय में मांग में। सामान्यतः मांग से आशय किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से ही किया जाता है। यानी आम जन अगर मांग की बात करते हैं तो मांग से ये समझते हैं कि किसी वस्तु को पाने की इच्छा। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग तथा किसी वस्तु को पाने की इच्छा अर्थात आवश्यकता में पर्याप्त अंतर होता है। जब आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास साधन भी होने चाहिए, अर्थात हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे की उपलब्धता के बाद में फिर उस पैसे को खर्च करने की तत्परता अर्थात साधनों को व्यय करने की तत्परता, यानी किसी वस्तु की इच्छा करना, इच्छा पूरा करने के लिए साधन का होना तथा साधनों को व्यय करने की तत्परता, इन तीन चीज़ों से मिलकर के किसी वस्तु की आवश्यकता निर्मित होती है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में मांग की बात करते हैं तो इन तीनों तथ्यों के अलावा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत का होना भी आवश्यक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मांग के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वे इच्छा को पूरा करने के साधन, साधनों को व्यय करने की तत्परता अर्थात इच्छा, साधन तथा व्यय करने की तत्परता, इनके साथ साथ निश्चित समय तथा निश्चित कीमत भी होना चाहिए। तो ये 5 मांग के आवश्यक तत्व हैं। मांग की परिभाषा जो प्रोफेसर बेनहम ने दी है वह है दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। अर्थात यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि किसी समय विशेष पर किसी निश्चित मूल्य पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर बेनहम के द्वारा जो परिभाषा दी गई है यह मांग को पूर्णतः स्पष्ट करती है। अब हम बात करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को बताया जाता है। वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। यहाँ पर आप देखें कि मांग तथा वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध अर्थात कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। यहाँ पर एक और शब्द आया है, आप देखेंगे अन्य बातें समान रहने से क्या तात्पर्य है? अन्य बातें अर्थात उपभोक्ता की आय, स्वभाव तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की किसी स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु अर्थात वह वस्तु जो उस वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा, यानी वस्तु के मूल्य में भविष्य में वृद्धि हो जाएगी, ऐसी भी आशा नहीं होनी चाहिए। वस्तु के प्रयोग से व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कोई संबंध ना हो, अर्थात वस्तु प्रतिष्ठा सूचक ना हो। इन्हीं बातों को हम मांग के नियम की मान्यताएं भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अभी मांग के नियम की मान्यताएं तथा मांग के नियम को जाना। आइए अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं सब्जी खरीदने बाज़ार जाता हूँ और मुझे टमाटर खरीदना है। जब बाज़ार में टमाटर की कीमत 10 रुपये प्रति किलो होती है तो मैं 3 किलो टमाटर खरीदता हूँ। लेकिन वर्तमान में टमाटर 30 रुपये या 40 रुपये किलो है। ऐसी स्थिति में मैं जब टमाटर खरीदता हूँ तो 1 किलो टमाटर की मांग करता हूँ।
यहाँ पर आप देखें कि 10 रुपये कीमत पर 3 किलो टमाटर खरीदे जाते हैं, लेकिन जब टमाटर का मूल्य 40 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो टमाटर की मांग घटकर 1 किलो रह जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम मांगी जाती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पर उसी वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। इसे हम उस वस्तु की उस समय पर मांग कहेंगे। चूँकि यह मांग एक उपभोक्ता के द्वारा की गई है, अतः इसे हम व्यक्तिगत मांग कहेंगे या व्यक्तिगत मांग तालिका से इसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आप देखें मांग तालिका दो प्रकार हैं इसके, व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका। विद्यार्थियों, यहाँ पर व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका को एक उदाहरण से समझाया गया है। यहाँ पर आप देखें व्यक्तिगत मांग तालिका। यहाँ पर हमने चीनी की कीमत को लिया है और ये एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा है, अर्थात व्यक्तिगत मांग है। यहाँ पर आप देखें कि जब चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो होती है तब उपभोक्ता के द्वारा 7 किलो चीनी खरीदी जाती है। लेकिन अगर मूल्य बढ़कर 25 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो चीनी की 6 किलो मात्रा मांगी जाती है। 30 रुपये प्रति किलो मूल्य होने पर 5 किलो तथा 35 रुपये मूल्य होने पर 4 किलो तथा 40 रुपये प्रति किलो चीनी की कीमत होने पर 3 किलो चीनी खरीदी जाती है। इस प्रकार आप देखें कि जैसे जैसे यहाँ वस्तु के मूल्य में वृद्धि होते जाती है, उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी की मात्रा कम होती जाती है। यानी मूल्य में वृद्धि के साथ साथ खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम होती जाती है। तो चूंकि यह एक उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली मांग तालिका है, अतः इसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। अब बाजार मांग तालिका। चूंकि किसी बाजार में या किसी अर्थव्यवस्था में एक ही उपभोक्ता होता नहीं है, अनेक असंख्य उपभोक्ता होते हैं। तो जब किसी बाजार में उस वस्तु के जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली मांग को जोड़ दिया जाता है, तब इसे बाजार मांग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या इसे बाजार मांग कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें इस तालिका में चीनी की कीमत को ही आधार बनाया गया है तथा यहाँ पर उपभोक्ता ए, बी, सी, डी इस तरह से ये मान लेते हैं कि हम उस बाजार में 4 उपभोक्ता हैं। अब प्रत्येक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर चीनी की जो मांग है इस तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आप देखें कि 20 रुपये प्रति किलो पर उपभोक्ता ए के द्वारा 7 किलो, बी के द्वारा 6 किलो, सी के द्वारा 5 किलो तथा डी के द्वारा 10 किलो चीनी की मांग की जाती है। इस प्रकार कुल मांग या बाजार मांग है 28 किलो। 25 रुपये मूल्य पर उपभोक्ता ए के द्वारा 6 किलो, बी के द्वारा 5 किलो, सी के द्वारा 4 किलोग्राम तथा डी के द्वारा 8 किलोग्राम, इस तरह कुल 23 किलोग्राम चीनी खरीदी जाती है या बेची जाती है। 30 रुपये प्रति किलो मूल्य पर उपभोक्ता ए द्वारा 5 किलो, बी द्वारा 4 किलो, सी द्वारा 3 किलो तथा डी द्वारा 6 किलोग्राम चीनी खरीदी जाती है। तो कुल मांग हो गई या बाजार मांग हो गई 18 केजी। 35 रुपये मूल्य पर उपभोक्ता ए द्वारा 4 किलो, बी द्वारा 3 किलो, सी द्वारा 2 किलो तथा डी द्वारा 5 किलो, इस प्रकार कुल 14 किलो चीनी खरीदी जाती है। 40 रुपये मूल्य पर उपभोक्ता ए द्वारा 3 किलो, बी द्वारा 2 किलो, सी द्वारा 1 किलो तथा डी द्वारा 4 किलोग्राम चीनी खरीदी जाती है। इस तरह से बाजार मांग हो गई 10 किलोग्राम। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होते जाती है, उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली चीनी की मात्रा कम होती चली जाती है तथा कीमतों में वृद्धि के कारण बाजार मांग भी कम हो जाती है। 20 रुपये प्रति किलो कीमत पर 28 किलो, 25 रुपये प्रति किलो कीमत पर 23 किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलो कीमत पर 18 किलोग्राम, 35 रुपये प्रति किलो पर 14 किलोग्राम तथा 40 रुपये प्रति किलो पर 10 किलोग्राम चीनी खरीदी जाती है। तो इस प्रकार
किसी बाजार में अगर 4 उपभोक्ता हैं तो उसकी जो बाजार मांग तालिका है इस प्रकार निर्मित होगी। चूँकि अर्थव्यवस्था में हजारों लाखों की संख्या में उपभोक्ता होते हैं, इन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है वह उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है। विद्यार्थियों, अभी हमने मांग का नियम तथा मांग तालिका के बारे में जाना। अब आइए अब हम मांग वक्र का अध्ययन करते हैं। मांग वक्र क्या है? किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध बताने वाला वक्र या रेखाचित्र मांग वक्र कहलाता है। आइए देखें, यहाँ पर हमने ये एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को लिया है तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है। यहाँ पर आप देखें, ये P जो है ये वस्तु की कीमत है, वस्तु की प्रारंभिक कीमत P है। इसको हम ऐसे कहें कि वस्तु की कीमत PQ है, अर्थात यह जो ऊंचाई है यह वस्तु की कीमत है PQ। जब वस्तु की कीमत PQ है तब इसकी मांग की जो मात्रा है वह है OQ। लेकिन जब वस्तु की कीमत कम होकर के P से P1 पर आ जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत P1 Q1 हो जाती है, तब वस्तु की मांग की मात्रा जो है वो बढ़कर OQ1 हो जाती है। अर्थात यहाँ पर Q1 मांग जो है ये बढ़ गई है कीमत के कम होने पर, यानी कीमत P से P1 पर आ गई तो वस्तु की मांग बढ़कर के Q से Q1 हो गई। इसी तरह अगर वस्तु की कीमत बढ़कर P2 हो जाए, जब वस्तु की कीमत बढ़कर P2 हो जाती है, इस स्थिति में कीमत क्या होगी? P2 Q2। इस कीमत पर वस्तु की मांग कम होकर के हो जाएगी OQ2। यानी आप देखें कि प्रारंभिक मांग थी OQ, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ने के बाद अब मांग हो गई OQ2, अर्थात मांग में कमी कितनी आई? Q2Q, इतनी जो है ये मांग में कमी आ गई। तो इस वक्र में आप देखें कि ये जो वक्र बन रहा है ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, ये DD वक्र मांग वक्र कहलाता है। ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है तथा वस्तु की कीमत जब कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मांग वक्र जो है यह वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध को बताता है और ये संबंध विपरीत होता है। मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मांग का नियम, मांग तालिका तथा मांग वक्र के बारे में जाना। विद्यार्थियों का प्रश्न इसके आगे मांग की लोच के संबंध में भी होता है। हम अपने आने वाले वीडियो में मांग की लोच का अध्ययन करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे आगामी वीडियो में हम मांग की लोच का अध्ययन करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube लिंक को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।